आवाज आ रही है भाई लोग? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं हमारा आज का कंटेंट। एक बार कमेंट सेक्शन इधर भी चालू कर ले तुम्हारे। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी को आवाज आ रही है क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो बेटा शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 हमारे सामने है। 2 पार्ट्स और आएंगे इसके, या फिर खींच के एक पार्ट, हाँ एक पार्ट या 2 पार्ट्स और आएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर 2-3 चैप्टर छोटे छोटे बचे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी एटीएम में, ठीक है। चलो बेटा सभी लोग ध्यान से देखें, सभी लोग ध्यान से देखें। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मच इज द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाबार्ड। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नाबार्ड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक, नेशनल देखो एन ए से हो जाएगा नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर ए से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म तो ये हो गया, इसका फुल फॉर्म तो ये हो गया। फुल फॉर्म सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैं भी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर, 100%, बहुत सही। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, या कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण, इसको ऐसे करते हैं, इसको सीधा लिखते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना तो आप सब जानते हो, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया? 1982 में इसकी स्थापना हुई, 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है ना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। बाकी इस नाबार्ड का काम यह है, नाबार्ड का काम यह है, नाबार्ड का काम यह है कि एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन दे किसानों को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से यानी कृषि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कृषि से रिलेटेड। उसके अलावा गांव में जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, किसी को मान लो कोई कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि गांव में एक छोटी इंडस्ट्री, एक उद्योग लगाना है, तो उसके लिए नाबार्ड से लोन मिल जाएगा। अगर आपको कृषि करनी है, थोड़े बड़े स्तर पे करनी है, आपको लोन मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चर और ग्रामीण उद्योगों के लिए, कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण देने वाली संस्था है, लोन देने वाली संस्था है, ऋण देने वाली संस्था है, ठीक है। एग्रीकल्चर और ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण देने वाली संस्था। अगर गांव में अगर कोई उद्योग, कोई धंधा छोटा मोटा आप स्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको लोन मिल जाएगा। कृषि बड़े स्तर पर करना चाहते हो, लोन मिल जाएगा, क्योंकि छोटे स्तर पर करने के लिए लोन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब बात यह कि भारत सरकार का नाबार्ड में कितना परसेंट शेयर है? 100%। 2019 से पहले 100% नहीं था, 2019 से 100% है। तो नाबार्ड के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है भारत सरकार का। 2019 में नाबार्ड के जो बचे कुछ शेयर्स थे वो भी भारत सरकार ने खरीद लिए थे, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो तो आंसर है 100%। नेक्स्ट,
देयर इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ रोबोटिक्स बैंकिंग इन फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी बेस्ड ऑन डैश टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स बैंकिंग का उपयोग बढ़ रहा है, भविष्य में वित्तीय लेन देन डैश प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी। बताओ बेटा, आप सब जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो मशीन्स हैं जो ह्यूमन लेबर को कम कर दे रही हैं। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2019-20 की बात है, मैंने तब पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मेरी जो सैलरी आती थी उस टाइम पे वो अकाउंट में नहीं आती थी, वो चेक के थ्रू मिलती थी। तो अब हर महीने चेक जो है मुझे बैंक में जाना पड़ता डालने के लिए। और एसबीआई की हालत तुम जानते हो, एसबीआई की हालत तुम जानते हो, ठीक है। बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बड़ा टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां चेक देने आए हुए हैं। तो अब तो चलो बहुत सुविधा हो गई कि आप चेक जो है एक बॉक्स में डाल दो और उसके बाद आप चले जाओ, ठीक है। पर उसके 2021 या 22 में, मतलब मैंने फिर करीबन 2-3 साल बाद देखा कि बैंक ने, कुछ बैंक्स ने मशीन रख दी है चेक कलेक्ट करने वाली। आप चेक लेके आओ, उस मशीन में डाल दो, तुरंत जो है आपका चेक क्लियर हो जाएगा। 2-3 दिन वेट करने की भी जरूरत नहीं है, चेक एक्सेप्ट होते ही तुरंत 2-4 घंटे में आपका चेक क्लियर हो जाएगा, चेक जो अमाउंट है वो आपके खाते में पहुंच जाएगा मशीन में, मतलब इंसान की जरूरत नहीं। तो बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर सर्विसेज को और इंप्रूव करने के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ सालों से, ठीक है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मशीन्स का इस्तेमाल, ताकि ह्यूमन लेबर जो है वो कम हो जाए, कस्टमर सर्विस जो है अच्छी हो जाए, कस्टमर को लंबी लाइंस में ना लगना पड़े, बैंक के ऊपर दबाव ना आए, दिन भर बैंक में भी खचर 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 वो सब ना चलता रहे। तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में अब रोबोटिक्स अगर इस्तेमाल किया जा रहा है बैंकिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगी। आने वाले टाइम के जो ट्रांजैक्शंस होंगे बैंकिंग सेक्टर में, वो रोबोट्स के द्वारा या रोबोटिक जो सॉफ्टवेयर है उनके द्वारा ही होंगे, ठीक है भाई। प्रिंस बेटा किसी के भी बैच से पढ़ सकते हो, आरआरबी बैच में हम दोनों टीचर्स के बैचेस हैं, वो आप किसी से भी पढ़ सकते हो जिससे आपको लगे कि भाई इनका मुझे समझ में आ रहा है, मेरा समझ में आ रहा है तो मेरे वाले से पढ़ो। अगर आपको हरीश सर का समझ में आ रहा है तो हरीश सर के से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देख लो कि किस टीचर का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, उस हिसाब से आप तैयारी शुरू करो, क्योंकि जीके सबकी कॉमन है। उन्होंने कुछ टॉपिक्स पहले करवाए होंगे, वो टॉपिक्स मैंने बाद में करवाए, जो मैंने पहले करवाए उन्होंने बाद में करवाए होंगे, कंटेंट एक ही रहता है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज द इंडियाज फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट एन इंटरएक्टिव ह्यूमनॉइड कस्टमर सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंटरएक्टिव ह्यूमनॉइड ग्राहक सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक है? मतलब इसका मतलब यह है ह्यूमनॉइड इंटरएक्टिव, देखो यहां से इंटरएक्टिव ह्यूमनॉइड कस्टमर सर्विस, यानी एक रोबोट रख दिया उस बैंक ने। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आपको बोलेंगे, जैसे एसबीआई में जाओगे, उस काउंटर पे जाओ, 5 नंबर काउंटर पे जाओ, आप पूछोगे मैडम वो मुझे ये पूछना था, आप ऐसा करो उस वाले काउंटर पर, बिना बात सुने उस काउंटर पे जाओ। तो ये सरकारी बैंक वाले तो चक्कर काट देते हैं, पर प्राइवेट बैंक्स में सुविधाएं बेटर है, क्योंकि प्राइवेट बैंक जितना अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशन रखेंगे उतना उनका बैंक चलेगा। सरकारी में क्या है, सरकार से सैलरी तो आ ही रही है हर महीने, ठीक है, और काम करना है, चिढ़ते चिढ़ते काम करते हैं ससुरे, ठीक है। ऐसे बस एग्जाम क्लियर कर लिया, बस एक एग्जाम के टाइम पे पढ़ लिए, एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब सोच रहे हैं कि ससुरा एकदम बाप कमाल है, कस्टमर की ऐसी की तैसी, हमें तो सरकारी नौकरी मिल ही गई है, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी तो आ ही जाती है ना, क्या करना, कस्टमर आ रहा है, ठीक है ठीक है, उधर बैठो उधर बैठो। पता किसी दिन ये चांटे खाएंगे एसबीआई वाले, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जितना गंदा बिहेव करते हैं ये कस्टमर के साथ, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, ठीक है, जिनको नहीं है नॉलेज बैंकिंग सेक्टर की, उनके साथ इस तरह से मिसबिहेव करते हैं, उधर जाए उधर उनको नचाते रहते हैं इधर से उधर। किसी दिन कस्टमर जो है ना ऐसा तोड़ेंगे इनको ढंग से, मतलब मेरे को तो वो देख के याद आ जाता है, तो गुस्सा आता है एकदम से एसबीआई वालों के ऊपर। खैर, तो पहला बैंक जिसने इंटरएक्टिव ह्यूमनॉइड रख लिया, ठीक है, इंटरएक्टिव ह्यूमनॉइड रख लिया, जिसका नाम रखा आईआरए, इंटेलिजेंट रोबोट
ठीक है, पूरा नाम क्या है, ध्यान से देखो सभी लोग, पूरा नाम क्या है, इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट। मतलब अगर आप HDFC में जाते हो, ये आंसर क्या है इसका, HDFC, तो HDFC में जाते हो तो किसी किसी HDFC ब्रांच में इन्होंने इंटरैक्टिव ह्यूमनॉइड रखा हुआ है, एक रोबोट रखा हुआ है, उसका नाम है IRA, इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट। मतलब वो असिस्ट करने के लिए है, वो मदद करने के लिए है। ठीक है भाई, हाँ। तो जब HDFC की उस ब्रांच में जाओगे जहां ये रोबोट है, तो आपको जो इससे पूछना है, जो भी आपको क्वेरीज है, जो भी आपको इंक्वायरी करनी है, आप इससे पूछो, या आपसे बातचीत करके आपकी सारी क्वेरीज दूर कर देगा। आपको चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है, मैडम सर वो एक बार बता देते, एक बार ना समझ में आए तो वो फिर चढ़ जाते हैं, दूसरी बार अगर उनसे पूछो तो इससे आप कितनी बार भी पूछो, क्या दिक्कत है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी दिक्कत है वो आपको बताए। तो इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट, ये जो कस्टमर सर्विस है, IRA सर्विस, इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट कस्टमर सर्विस, इंटरेक्टिव ह्यूमनॉइड, तो पहली बार HDFC ने इसको डिप्लॉय किया। पहला बैंक बना है HDFC जिसने एक रोबोट रख लिया कस्टमर सर्विस देने के लिए, हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। समझ में आ रही बच्चों बात? बिल्कुल, तो सही बात है भाई। 2017 में देखो, 2017 में किया इन्होंने, ये HDFC ने ये 2017 में किया, ताकि जो कस्टमर केयर सर्विस है या कस्टमर सर्विस जो है वो हमारी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, कस्टमर सर्विस जो है, कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के लिए, ग्राहक सुविधा को, ग्राहक सेवा को और भी बेहतर करने के लिए, तो ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बना है। चाहे निजी क्षेत्र के बैंक्स में देखो या सरकारी क्षेत्र, सरकारी की तो बस की बात नहीं है। तो कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के लिए 2017 में HDFC बैंक ने ये इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट रखना शुरू कर दिया था। बाकी एक चीज और याद रखो यार, मतलब ये पहला जो रोबोट है, पहला इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट कहां पे रखा गया, कोई बता सकता है कहां पर ये इनॉग्रेट किया गया था पहली बार, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट कहां हुआ था? सभी लोग बताएंगे, अगर किसी को मालूम है तो बताओ। सभी लोग हाँ बिल्कुल, देखो मुंबई की HDFC की एक ब्रांच है, कमला मिल्स ब्रांच। मुंबई की HDFC की कमला मिल्स शाखा जो है HDFC की, ये जो ब्रांच है, यहां पर फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट को जनवरी 2017 में डिप्लॉय किया था। जनवरी 2017 में डिप्लॉय किया था इस ब्रांच में। ठीक है, कौन सी ब्रांच में? कमला मिल्स शाखा HDFC की। तो फर्स्ट IRA को जनवरी 2017 में डिप्लॉय किया था इस ब्रांच में। क्लियर है बच्चों? बाकी HDFC ने वो रोबोट बनवाया किससे? कोई तो ऐसी रोबोट बनाने वाली कंपनी होगी जिसके साथ कोलैबोरेशन किया होगा, जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया कि भैया हमारे लिए रोबोट बना के दो। कौन सी वो कंपनी रही होगी जिसने ये रोबोट HDFC को बना के दिया? बताओ बेटा सभी लोग, जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं पता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। असीमोव रोबोटिक्स, ये कोचिन बेस्ड स्टार्टअप था उस टाइम पे। तो मतलब नया शुरू ही हुआ था रोबोट्स बनाने का काम इस कंपनी के द्वारा। तो कोचिन बेस्ड स्टार्टअप था असीमोव रोबोटिक्स। इससे HDFC ने अपना ये पहला रोबोट बनवाया, पहला इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट IRA बनवाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ARDC इज द ब्रांच ऑफ विच बैंक? ARDC किस बैंक की शाखा है? ARDC किस बैंक की शाखा है? कोई बता सकता है? ARDC किस बैंक की शाखा है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, SBI? वैसे तो आप सब जानते हैं, देखो आंसर है इसका, आंसर है फिलहाल नाबार्ड। ARDC आज के टाइम में नाबार्ड का हिस्सा है। ARDC आज के टाइम में किसकी ब्रांच है, किसकी शाखा है?
नाबार्ड की। अब तुम बोलोगे सर ये एआरडीसी का फुल फॉर्म क्या है, बताओ भाई, सभी लोग बताइए, अगर किसी को मालूम है तो बताओ जल्दी से, हम जरा पानी पिए, जल्दी बताओ। बताओ बताओ सभी लोग। बिल्कुल, देखो ध्यान से मैं बताता हूं। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कृषि संबंधी पुनर्वित्तीय एवं कृषि संबंधी पुनर्वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हिंदी में कृषि संबंधी पुनर्वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना एआरडीसी की स्थापना क्योंकि यह है नाबार्ड की ब्रांच, नाबार्ड की ब्रांच है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1963 में हुई, 1963 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये एआरडीसी, ये जो कंपनी है, ये भी एक फाइनेंशियल कंपनी, ये भी एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वित्तीय संस्था है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसी वित्तीय संस्था है, इसका क्या काम, ये क्या मदद करती है पैसे से रिलेटेड किसी की? तो एक वित्तीय संस्था जो किसानों को लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करती है, लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करती है, लॉन्ग टर्म यानी लंबे टाइम के लिए लोन देने का, ऋण देने का काम करती है, वो है ये। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, एक वित्तीय संस्था जो किसानों को लॉन्ग टर्म लोन यानी लंबे समय के लिए लोन देने का काम करती है। 1982 में इसको मर्ज कर दिया गया था आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 1982 में इसे पहले तो मर्ज कर दिया आरबीआई के साथ, तो 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया था, है ना। बाद में आरबीआई ने इसको हटा दिया, अपने से सेपरेट कर दिया। पहले तो आरबीआई के साथ मर्ज कर दिया था, फिर सेम ईयर में, उसी वर्ष आरबीआई ने इसे अपने से अलग कर दिया। उसी वर्ष आरबीआई ने इसे खुद से अलग कर दिया और नाबार्ड के साथ जोड़ दिया, नाबार्ड के साथ जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो आज के टाइम में 1982 से ही ये नाबार्ड के साथ कनेक्टेड है। नाबार्ड की एक शाखा है जो किसानों को लंबे टाइम के लिए लोन देती है। ठीक है भाई, बाकी आरबीआई तो आप सब जानते हो, आरबीआई के बारे में तो आप सब जानते हो। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बाकी चेयरमैन जो है या गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर हैं 26वें गवर्नर हैं और वो है संजय मल्होत्रा। तो इतना डिटेल में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आरबीआई के बारे में। ठीक है बच्चों, संजय मल्होत्रा। बाकी सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेबी की स्थापना 1988 में स्थापित हुई थी, पर ये कानूनी निकाय बनी 1992 में। 1992 में लीगल बॉडी बनी, कानूनी निकाय बनी। ठीक है, कानूनी निकाय बनी।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो सरकारी बॉन्ड्स होती हैं, सरकारी सिक्योरिटीज होती हैं, उनको ये रेगुलेट करती है। तो सिक्योरिटीज फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां पे? और अभी 11वें अध्यक्ष 11th चेयरमैन सेबी के कौन बने, याद है? तुहिन कांता पांडे। मैंने बताया था तुम्हें, 11th चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। ठीक है भाई, चलो। बाकी एसबीआई के बारे में तो आप सब जानते हो। एसबीआई जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ था एसबीआई। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर बच्चों? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, तो 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सिबिल, सिबिल का पूर्ण रूप क्या है? सिबिल आप लोगों ने सुना है? जैसे जिसका भी बैंक अकाउंट है वो सब जानते हैं कि आपका एक सिबिल स्कोर होता है, एक सिबिल स्कोर होता है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच में वैल्यू किया जाता है, 300 से 900 के बीच में। तो 300 से 900 के बीच में वैल्यू किया जाता है सिबिल स्कोर को। जिसका सिबिल स्कोर 750 से लेकर 900 के बीच में होता है, तो जो लोन देने वाली कंपनी है या लोन देने वाला जो बैंक है वो आसानी से आपको लोन दे देता है। बेसिकली सिबिल स्कोर का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, फिर इसका काम क्या, मैं बताता हूं फटाफट से। इसका पूरा नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, CIB का याद रखो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब बात यह है कि सर ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल स्कोर क्या होता है? बेटा देखो, सिबिल स्कोर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट है तो आपका सिबिल स्कोर भी होगा। बेसिकली सिबिल स्कोर ये बताता है कि इस व्यक्ति ने जो कभी कोई लोन वगैरह लिया है ना, कोई लोन वगैरह लिया है, तो क्या वो लोन वगैरह इसने टाइम पर चुकाया है कि नहीं चुकाया, लेट चुकाया है, टाइम पर चुकाया है, क्या इसने कोई गड़बड़ी की है लोन के पेमेंट में। यानी सिबिल स्कोर ये बताता है, जब भी आप कभी लोन लेने जाओगे बैंक के पास या किसी भी संस्था के पास, तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है कि इसका सिबिल स्कोर कितना है। तो सिबिल स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पहले कभी कोई लोन लिया है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोन लिया है तो आपने क्या उसे टाइमली पे किया है, किस्तें जो बनी थी, EMI जो बनी थी, क्या आपने टाइमली पे की है, क्या आपने पूरा इंटरेस्ट पे किया है, आपने कोई पेमेंट मारी तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिबिल स्कोर में पता चल जाती हैं। सिबिल स्कोर अगर 300 से 900 के बीच में, अगर 750 से ऊपर है, तो कोई भी बैंक, कोई भी संस्था जो लोन देती है वो आपको लोन देने में कतराएगी नहीं, क्योंकि 750 से ऊपर का स्कोर बेहतर माना जाता है। और ये माना जाता है कि भाई इस बंदे ने अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज किया, अच्छे से इसने पिछला कोई लोन वगैरह लिया है उसको चुकाया अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और ये बढ़िया तरीके से हमारे लोन को भी पे कर देगा। यानी सिबिल स्कोर ये गारंटी देता है लोन लेंडर को, जो लोन देने वाला है उस लोन लेंडर को ये गारंटी देता है कि भाई ये बंदा ठीक है, 750 के ऊपर का इसका स्कोर है सिबिल स्कोर, और बढ़िया बंदा, टाइम पर पेमेंट करता है, ये पहले भी इसने टाइम पर पेमेंट की। यानी वो पिछली हिस्ट्री को बताता है वो स्कोर कि टाइमली इसने पेमेंट्स किए, टाइमली बढ़िया इसने पेमेंट को कभी रोका नहीं, कुछ किया नहीं, तो ये आपसे भी लोन लेके बढ़िया टाइम पे चुकाएगा। तो सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोन लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो याद रखना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। चलो, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ
डैश बाय आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन से तात्पर्य आरबीआई द्वारा डैश की बिक्री और खरीद से है। कोई जानता है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बताओ भाई। मैं आपको बताता हूं, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां यानी सरकारी बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, सरकारी बॉन्ड्स वगैरह। एक तरीके से ये मान के चलो कि पैसे का ही या ये कहो कि करेंसी का ही एक दूसरा रूप है बॉन्ड्स के रूप में। पैसे का ही दूसरा रूप है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो आरबीआई का काम है, सभी लोग ध्यान से देखो, आरबीआई का काम है कि मार्केट में या हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें, अर्थव्यवस्था में या मार्केट में आरबीआई का काम है कि देश की अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई करनी है। आरबीआई का काम है कि मार्केट में, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की जनता के पास तुम इतनी मनी सप्लाई कर दो कि सब लोग अमीर हो जाएं। अब सब लोग अमीर हो जाएंगे तो सब लोग हर चीज को अफोर्ड कर पाएंगे खरीदना, और जब हर कोई इंसान इतना पैसे वाला हो जाएगा कि कोई भी सामान वो खरीद सकता है जो कभी उसे महंगा लगता होगा, अब वो उसे बहुत सस्ता लग रहा है। तो जब ऐसी हालत आ जाए कि देश के लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी और फिर इन्फ्लेशन आएगा, फिर महंगाई आएगी और इकोनॉमी की ऐसी तैसी होगी। तो बैलेंस करना जरूरी है, इतनी मनी सप्लाई रहे कि ना तो बहुत ज्यादा महंगाई हो ना बहुत ज्यादा सस्ताई हो, ठीक है। तो आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि वो मार्केट में, अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई करना चाहता है। अब तुम बोलोगे सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं इनकी सेल और परचेज से मनी सप्लाई का क्या रिश्ता? तो मैं आपको बताता हूं। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि जो आरबीआई है वो सरकार के बॉन्ड्स को खरीदता है और बेचता है, ठीक है। सरकारी बॉन्ड्स को खरीदता और बेचता है। सरकारी बॉन्ड्स एक तरीके से पैसे ही मानो, ठीक है, बस वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में है, बॉन्ड के फॉर्म में है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर सीन क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता है तो क्या असर पड़ता है हमारे अर्थव्यवस्था पे, और जब वो बेचता है तो क्या असर पड़ता है। देखो सपोज करो, क्योंकि आरबीआई ही सेंट्रल बैंक ही, देश का सेंट्रल बैंक ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहां पे खरीदता है जनरली। तो देखो आरबीआई ने मान लो बाय की, खरीदी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है आरबीआई ने खरीद लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है? पैसा ही तो है। और आरबीआई अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद रही है इसको किसके पास डाल देगी? बैंकों के पास। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा और बैंक्स में जमा करवा दिया। जो डिफरेंट बैंक्स है मार्केट में उनमें जमा करवा दिया, बैंक्स तक पहुंचा दिया, बैंक्स में जमा करवा दिया। यानी बैंक्स के पास एक तरीके से पैसा पहुंच गया। भाई गवर्नमेंट बॉन्ड की जो वैल्यू थी वो बैंक्स के पास पहुंच गई आरबीआई के थ्रू, तो यानी बैंकों के पास पैसा पहुंच गया। अब बैंकों के पास, अब तुम खुद सोचो, जिन बैंक्स के साथ हम डील करते हैं, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, है ना, ये जितने भी बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, ये जितने भी बैंक्स हैं, इनके पास अब मान लो आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के पहुंचा दिए। बोला तुम रखो, तुम इनका इस्तेमाल करो, लोन वोन देना है दो, जब हम मांगे तो हमें दे देना। तो यहां पे क्या होता है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा, बैंक्स में जमा करवा दिया, अब जब तक बैंक में जमा रहेंगे तो बैंक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं लोन वगैरह देने के लिए। तो अब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड्स खरीदकर बैंक्स में जमा करवा दिया, यानी बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। अब बैंक्स के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो बैंक ज्यादा लोन बांट पाएंगे। बैंक्स में जमा हो गया तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो गया, बैंक्स ज्यादा लोन बांट पाएंगे, बैंक्स ज्यादा लोन्स बांट पाएंगे लोगों को। और बैंक्स को लोन बांटने से क्या फायदा है? इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स को, तो बैंक्स ज्यादा लोन्स बांट पाएंगे। पर जब ये बैंक जब ज्यादा लोन बांटते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर देते हैं, 0.5%, 1% इंटरेस्ट रेट को 2% कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है कि उनको दिक्कत नहीं है।
जब पैसा कम होता है तब उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है, क्योंकि उतने ही पैसे से उनको इनकम करनी है। भाई तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, जैसे तुम्हारे पास अभी मान लो कुछ भी पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, तुम मुश्किल से 1000, 2000, 15, मतलब 1500, 3000 कुछ इस तरह की पॉकेट मनी घर वालों से बाई चांस लेते होगे महीने भर की, बाई चांस, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, जब तुम्हारे पास कम पैसा होता है तुम बहुत सोच समझ के खर्च करते हो कि यार ये किताब लेनी है, ये टेस्ट सीरीज लेनी है, ये पेन लेना है, ये नोटबुक लेनी है, इतना खर्चा हो गया, अब इतना बचा है, इसको ऐसे मैनेज करूंगा, जब कम होता है तब। और जब हमारे पास मान लो एकदम से तुम्हारे पास 20, 25, 30, 40 हजार, 50 हजार आए, तो तुम सोचते हो अरे यार चलो ठीक है, मेरे सामने एक गरीब बच्ची गुजर रही है, बेटा इधर आ, जूस पिएगी, चल मैं तेरे को जूस पिलाता हूँ, बेटा तू भी आ, बेटे तू भी आ, तेरे को भी जूस पिलाते, तेरे को भी कुछ दिलवाते, बिस्किट वगैरह दिलवाते हैं। या फिर कोई आपको बुजुर्ग दिखा रहे, बाबा ये लो 100 रुपए, क्योंकि आपके पास है। तो जब बैंकों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो बढ़िया से लोन बांटते हैं, और जब बढ़िया से लोन बांटते हैं तो उनको पता है कि अब ज्यादा लोन बट रहा है, ज्यादा लोगों के पास लोन बट रहा है, तो इंटरेस्ट तो आ ही जाना है, तो ऐसा करो कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दो। तो जब बैंक्स के पास पैसा होता है और वो ज्यादा लोगों को लोन्स बांटते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो देखो आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड्स खरीदा, जो कि बॉन्ड्स के रूप में क्या, डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या, पैसा है, पैसा जमा करवा दिया आरबीआई ने बैंक्स में, बैंक्स के पास पैसा बढ़ गया, उन्होंने आगे लोन दे दिए लोगों को, ठीक है। जो पैसा आया बॉन्ड्स के थ्रू वो जो है बैंक ने बांट दिया लोगों के बीच में। अब बांट दिया तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कि भाई पैसा है बैंक के पास, क्या दिक्कत है। पर अगर यही बात मान लो आरबीआई अब बोले बैंक्स को, बोले भाई हमने जो तुम्हारे पास वो बॉन्ड्स जमा करवाए थे वो अब हमें चाहिए, हमें बेचना है उन्हें, ठीक है, हमें उन्हें बेचना है। अब बेचेंगे किसको, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे मान लो आरबीआई ने सरकार से तो खरीद लिए, सरकार से आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। जैसे मान लो मुझे सरकारी बॉन्ड खरीदना है, मैं डायरेक्टली नहीं खरीद सकता, मैं आरबीआई से खरीदूंगा। सरकार से खरीदा आरबीआई ने, बैंक्स में जमा करवा दिया। अब आरबीआई को लग रहा है कि यार इन बॉन्ड्स को हम ओपन मार्केट में, खुले बाजार में जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेचते हैं। जैसे मान लो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो मैं आरबीआई से बॉन्ड खरीद लूंगा। पर आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई तो बॉन्ड्स को सेल कर रहा है, मैं खरीदूंगा और 10 लोग खरीदेंगे। तो आरबीआई अब बैंकों से बोलेगा भाई तुम्हारे पास जो हमने वो बॉन्ड जमा करवाए थे वैसा करो, हम उन्हें बेचना चाहते हैं, हम उन्हें सेल करना चाहते हैं, तो हमें वो दे दो। तो आरबीआई क्या करता है, सेल करता है, आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई ने बैंक से वापस ले लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचने के लिए, तो बैंक के पास पैसा ज्यादा हुआ कि कम हुआ, जल्दी बताओ सभी लोग, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताओ बेटा। ये बताओ कि बैंक ने अगर वापस ले लिया, आरबीआई ने अगर बैंक से बॉन्ड्स को वापस ले लिया, तो बैंक्स के पास पैसा कम हुआ कि ज्यादा हुआ, सभी लोग बताएंगे बेटा जल्दी से। अरे इधर भी जवाब दे लो भाई, मैं यहां पे बेवकूफ बैठा हूं क्या। बताओ जल्दी भाई, कम होगा ना। जब आरबीआई ने गवर्नमेंट से बॉन्ड्स खरीदे और बैंकों में जमा करवाए तो बैंकों के पास पैसा बढ़ गया, बैंकों ने लोन बांट दिए ज्यादा, फिर बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा आ गया तो लोन बांट दिए, इंटरेस्ट रेट कम कर दी। अब जब बैंक से वापस आरबीआई मांग रहा है भाई मुझे हमारे जो बॉन्ड्स हैं सरकारी बॉन्ड्स वो दो, तो अब बैंक्स के पास पैसा कम होगा, आरबीआई ने सेल करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बैंक से वापस लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बैंकों से वापस लिया, तो बैंकों के पास क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, बैंकों के पास रकम कम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक अब ज्यादा लोन बांटेंगे क्या, जब बैंकों के पास बॉन्ड्स अब नहीं रहे, पैसा कम हो गया, तो क्या बैंक अब ज्यादा लोगों को लोन बांट पाएंगे, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। भाई आरबीआई ने सेल करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स वापस मांग लिए, अब बैंकों के पास पैसा कम हो गया, तो क्या बैंक अब लोन बांट पाएंगे, यस और नो, ज्यादा लोन बांट पाएंगे क्या, बताओ सभी लोग। ज्यादा लोन्स नहीं दे पाएंगे अब,
क्योंकि पैसा कम हो गया। पहले तो बॉन्ड्स रखे हुए थे पास में, अब बॉन्ड्स मांग लिया आरबीआई ने, हाँ, तो नहीं दे पाएंगे ज्यादा लोन। और एक बात बताओ, अब जब वो ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, लिमिटेड लोन दे पाएंगे लोगों को, तो इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे पहले की तरह या बढ़ा देंगे? क्योंकि बैंकों को तो अपनी इनकम जनरेट करनी है ना भाई। अब तुम खुद सोचो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, जल्दी बताओ। पैसा है नहीं, इनकम जनरेट करनी है, तो जितना लोन दे रहे हैं, लिमिटेड लोन दे रहे हैं लोगों को, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंटरेस्ट रेट अब क्या होगा, जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच रही है, बैंकों के पास से बॉन्ड्स ले लिए गए हैं, बैंकों के पास पैसा कम हो गया है, ठीक है, तो बैंक जब आप लिमिटेड लोन देगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देगा कि कम करके देगा? हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा, बिल्कुल हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा बैंक, है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखो, आरबीआई ने जब बॉन्ड्स खरीदे तो मनी सप्लाई बढ़ गई थी, लोगों के बीच पैसा ज्यादा पहुंच रहा था क्योंकि बैंक्स लोन बांट रहे थे। जैसे ही आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को बेचा, तो बैंकों के पास पैसा कम हो गया, और बैंकों के पास जब कम है तो लोगों के पास भी कम पहुंचेगा, यानी मनी सप्लाई यहां पे कम हो गई। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। जो मैंने यहां पे बताया था, आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के और खरीद के। तो ये आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंडियन करेंसी इज, बताओ। जो हमारे नोट बने हुए थे, है ना, जो हमारी नोट बने होते हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ठीक है, 2000 का भी देखा तुमने। तो मुझे बताओ कि वो नोट किसके बने होते हैं? पल्प ऑफ प्लांट्स, पौधों का गूदा, कपास, पुनर्चक्रित कागज यानी रिसाइकल्ड पेपर, मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड रिसाइकल्ड पेपर, जल्दी बताओ, बताओ बेटा, किसी को आइडिया है? जो भी हमारे करेंसी नोट्स बने होते हैं बच्चों, कॉटन के बने होते हैं, 100% कॉटन, 100% कॉटन। आज के टाइम में जो भी करेंसी नोट्स है हमारे पास, वो 100% कॉटन के बने हुए हैं, ठीक है, 100% कॉटन के बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन रिवर्स साइड ऑफ इंडियन करेंसी? भारतीय मुद्रा के पीछे कितनी भाषाएं छपी होती है? जो ये नोट्स वगैरह होते हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500 के, इनके पीछे आप जब देखते हो तो अलग अलग लैंग्वेजेस में चीजें लिखी हुई हैं। तो कितनी लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं? कितनी लैंग्वेजेस होती हैं एक करेंसी नोट पर? एक करेंसी नोट पर कितनी लैंग्वेजेस होती हैं? 15 15 लैंग्वेजेस होती हैं, 15। आप सब जानते हैं कि 8th शेड्यूल में, हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि 8th शेड्यूल जो है हमारे संविधान की, 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में, संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जैसे आप सबको मालूम है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, असमीज, उर्दू, गुजराती, संस्कृत, सब समझ रहे हो भाई? तो इस तरह से 22 लैंग्वेजेस हैं। तो इन 22 में से 15 लैंग्वेजेस हमारी करेंसी नोट्स पर छपे होते हैं। 15 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हमारे करेंसी नोट्स पे किया जाता है। तो करेंसी नोट्स पर हमारी जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स उन पे कितनी लैंग्वेजेस होती हैं? 15, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1955 विच बैंक नेम वाज चेंज टू एसबीआई? मैंने तुम्हें बताया था एसबीआई का पुराना नाम क्या था? एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में बना था, 1921 में बना था। 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया 1955 में। बाकी बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था, और उस वक्त का मद्रास और आज के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है ये कब बना? 1840 में, 1840 में। और बॉम्बे जो है इसका हेडक्वार्टर है, बॉम्बे इसका हेडक्वार्टर है, यानी आज का मुंबई, मुंबई में है ये बैंक ऑफ बॉम्बे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। और बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, कैलकाटा इसका हेडक्वार्टर।
बाकी एक चीज याद रखना, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना, पर इसी का पुराना नाम 1806 में था बैंक ऑफ कैलकाटा। ठीक है, तो बैंक ऑफ कैलकाटा पहले इसका नाम बैंक ऑफ कैलकाटा था 1806 से 1809 तक, फिर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया, इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में। तो आंसर क्या है? डी। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 होता है खत्म। कल पार्ट 3 आएगा और एक पार्ट 4 भी आएगा। पार्ट 3 और पार्ट 4, उसके बाद ये मनी एंड बैंकिंग खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट समझ में आया है। अब आराम से पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, रिवीजन कर लेना अच्छे से। कल 8:15 बजे फिर से मिलते हैं अपने नए पार्ट के साथ। ठीक है बच्चों, चलो।